राइट टू एजुकेशन एक्ट। टू 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आरटी में यदि आप सही से चले तो हम सारी आरटी क्लास में याद कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन इसका ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। पॉसिबल सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा आपको 2 दिन 3 दिन बाद में आपका एक छोटा छोटा टेस्ट होता रहे। ठीक है, आपका इंटरेक्शन यहाँ जरूरी है। यदि कोई चीज़ मैं पूछूं, बताने का प्रयास करना। बताने का प्रयास करने से क्या होता है कि आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, विचार प्रक्रिया मजबूत होती है, और विचार प्रक्रिया मजबूत होने से एग्जाम में 150 जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो परीक्षक पेपर बनाने वाला इस बात को भी ध्यान रखता है कि वो 8 से 10 प्रश्न ऐसे बनाता है जो बच्चे को, यदि उसका बारे में ज्ञान नहीं है लेकिन उसके थॉट प्रोसेस ठीक है, सोचने की क्षमताएं ठीक है, उसकी एनालिसिस और उसकी इवेल्युएशन की पावर बहुत अच्छी है, तो वो बिना ज्ञान के भी उन प्रश्नों को ठीक कर सकता है। ऐसे 7 से 8 प्रश्न होते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं कि हमने हमारा पढ़ा हुआ ही नहीं है इसलिए छोड़ दो। तो ये जब हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे हमारा, मैं पूछूं आप बताएं, बताएं नहीं तो कम से कम मन में तो विचार करें कि इसका आंसर ये हो सकता है, मैच कर ले कि हाँ ठीक है आंसर, कोशिश करें बताने की, तो मज़ा भी आएगा। आपके अंदर भी इस प्रकार की चीज़ें डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। डेवलप जब होगी तो वो एग्जाम में आपको बहुत फायदा देगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, इसको हम पढ़ें उससे पहले इसकी पृष्ठभूमि जाने की, ये है क्या, आया क्यों, कैसे आया। स्वतंत्रता से पहले बात करने की जरूरत नहीं है, स्वतंत्रता के बाद हमारे लिए शिक्षा के अधिकार को लेकर क्या क्या बातें हुई, तो इसकी पृष्ठभूमि हम जानेंगे। सबसे पहले ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया और इसको इतने साल क्यों लग गए, 2009 क्यों आ गया, इतना महत्वपूर्ण अधिकार ये था इसको। और जब मूल संविधान के अंदर इतने मूल अधिकार दिए गए तो इसको क्यों नहीं दिया गया, ये तो बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए। तो इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यदि मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में शिक्षा के अधिकार का जिक्र जो है वो कहाँ मिलता है, बताएगा कोई? मूल संविधान में 21A में मिलता है, और कोई दूसरा 45। अच्छा, किस भाग के अंतर्गत मिलता है ये भाग? यानी कि राज्य के कहाँ मिलता है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। वेरी गुड। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में संविधान में इसका उल्लेख है, केवल वहीं है और कहीं नहीं है। मूल संविधान की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये राज्य के नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं, पता है क्या आपको? देखो, 3 बातें हैं, हम 3 चीजें पढ़ेंगे इस आरटी के परिप्रेक्ष्य में। एक मूल अधिकार, एक नीति निदेशक तत्व और एक मूल कर्तव्य। तीनों के बारे में बताता हूं तो ये है क्या। संविधान में 3 चीजों का उल्लेख है। एक है मूल अधिकार, एक आपका आ गया राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और तीसरी बात है मूल कर्तव्य। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, ये बात पता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन आपके हैं इसलिए ये भी काम आएगा। मूल कर्तव्यों कब जोड़ा गया था? 1978, 76। तो उसके बाद में संविधान में संशोधन करते हुए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 51A एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, उसके तहत इसे जोड़ा, ठीक है।
तो संविधान में मूल में दो ही चीजें थी, एक मूल अधिकार, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार क्या होते हैं? ये ऐसे अधिकार होते हैं, ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान के द्वारा नागरिकों व व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। नागरिकों व्यक्तियों इसलिए हैं, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। कुछ अधिकार ऐसे हैं मूल अधिकार में जो केवल भारत के नागरिकों को है, कुछ अधिकार मूल अधिकार में ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों को यानी कि विदेशी नागरिकों को भी है। तो मूल अधिकार संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों या व्यक्तियों, जिसके अंदर विदेशी भी सम्मिलित हो सकते हैं, उनको प्रदान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये अधिकार दिए गए हैं, इसका मतलब ये अधिकार कोई भी इनसे छीन नहीं सकता। सिंपल सी बात है। और राज्य कोशिश करेगा कि हमारे सभी व्यक्तियों और नागरिकों को यह अधिकार मिले, कोई भी इन अधिकारों को छीने नहीं। और यदि किसी का यह अधिकार छीनता है, राज्य के द्वारा विशेष रूप से जब छीना जाता है, तो इसके खिलाफ वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। ठीक है, ये बात तो पता है ना आपको? यानी वाद योग्य है ये, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। ओके। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्य को निर्देशित किया है। ये निर्देश है, केवल ये आदेश है, और ये क्या है? निर्देश है। ये करना बाध्यकारी है, राज्य ऐसा करेगा, ये लिखा हुआ आएगा उसमें। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने की व्यवस्था राज्य करेगा। इसमें लिखा आता है प्रयास करेगा। शब्द क्या आता है? राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा। बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए। यदि राज्य ऐसा नहीं कर पाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक तत्व। ये तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्थापित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यों को निर्देशित किया है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। ठीक है। अब यहां राज्य का मतलब क्या हुआ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, यही तो है ना जो स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित कर रखा है। हम उसकी अभी बात नहीं, उसमें भारत सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, संसद, विधायिका, बहुत सी बातें कर रखी है। हम बात करते हैं आपके राइट टू एजुकेशन के बारे में। सीधी बात, आरटीई में 3 प्रकार की स्कूल्स आती है। एक स्कूल ऐसी जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है, नियमित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है या वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है। जैसे हमारी अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है जो गांव में है हमारे, वो राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा नियंत्रित है या रेगुलेटेड है। ठीक बात है। कुछ स्कूल्स ऐसी होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा नियमित, नियंत्रित या नियंत्रणाधीन है। केवीएस वगैरह जैसे उसके अंतर्गत आती है। और भी बहुत सी स्कूल्स हो सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। कुछ स्कूल्स ऐसी होती है जिसको संघ राज्य क्षेत्र जो है उसके प्रशासक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2। अरे भारत किससे मिलके बना है? राज्य तथा यूटीज, यही तो है ना। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर ये एक भारत बना है, पूरा संघ बना है भारत का एक। तो यूटीज जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहां पे वहां की सरकार है, जैसे दिल्ली है, वहां की जनता ने वहां के लिए एक मुख्यमंत्री को चुना है, उसे बोला जाता है संघ राज्य क्षेत्र की सरकार। कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सरकार नहीं है। जब सरकार नहीं है तो उनका प्रशासन चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो वो यहाँ से प्रशासक भेजते हैं, गवर्नर्स वगैरह, और प्रशासक यहाँ से केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, प्रशासक बोला जाता है उसको। वो है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक। 2 चीज समझ आ गई। तो जिनमें सरकार है उनके अंतर्गत जो स्कूल चल रही है, उस स्कूल को चलाने वाला कौन है? सरकार, संघ राज्य क्षेत्र की। जिसमें प्रशासक है उन स्कूल को चलाने वाला कौन है? प्रशासक। 4 प्रकार के स्कूल्स हो गए हमारे। एक केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा है,
एक राज्यों के द्वारा चलाया जा रहा है, एक संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, एक संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के द्वारा चलाया जा रहा है। और प्रशासक की नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र। ठीक है, तो नीति निदेशक तत्व इस राज्य का मतलब ये चारों चीजें हैं, ध्यान रखना। उनको निर्देशित कर रहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। यहां केवल केंद्र नहीं है, या यहां केवल राजस्थान या महाराष्ट्र नहीं है। अब इसमें एक शब्द काम में आता है आपके आरटीई में, समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 3 प्रकार की होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक संघ राज्य क्षेत्र की सरकार। ध्यान रखना। तो प्रशासक कहां गया? प्रशासक किसके नियंत्रणाधीन है? केंद्र के। तो प्रशासक के अधीन यदि कोई भी स्कूल चलाई जा रही है, उस स्कूल के लिए समुचित सरकार कौन सा हो गया? केंद्र। केंद्र के नीचे यदि कोई भी स्कूल चलाई जा रही है, उसके लिए समुचित सरकार केंद्र। राज्य के नियंत्रणाधीन चलाई जा रही है, उसके लिए राज्य। और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के नियंत्रणाधीन यदि कोई भी स्कूल चलाई जा रही है, उसके लिए संघ राज्य क्षेत्र की सरकार। जैसे दिल्ली के अंदर शिक्षा मंत्री हैं हमारे मनीष सिसोदिया जी, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, तो वो दिल्ली की स्कूल्स की जिम्मेदारी उसके लिए संघ राज्य क्षेत्र की उस सरकार की होगी। उनके लिए समुचित सरकार वो है, समझ गए? और यहां उन्हीं समुचित सरकारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये निर्देश दिया है, किसके बारे में? बच्चों की मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में। और मूल कर्तव्य, जब हमने आपको इतने अधिकार दिए हैं, जब हमने राज्यों को ये बोला है कि इन लोगों के लिए ये करो, तो हमारी भी अपेक्षाएं हैं आपसे कि आपका भी कुछ दायित्व बनता है, कुछ कर्तव्य बनता है। अधिकार यदि आपको मिल रहा है तो उस अधिकार के प्रतिपल में आपके कुछ कर्तव्य बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए है कि भारत के आम नागरिक के ये कर्तव्य हैं कि उसको ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये अपेक्षाएं हैं हमसे। तो 3 चीजें हो गई। नंबर 1 आदेश है, वो बाध्यकारी है, वो मूल अधिकार जो नागरिकों को और व्यक्तियों को मिले हैं वो उनको मिलने चाहिए। यदि नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए राज्य दोषी होगा। दूसरा निर्देश है, राज्य को ऐसा करना चाहिए ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पूरी कर सकें। और तीसरा अपेक्षाएं हैं हमारे से, आम नागरिकों से, कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान किए गए थे। 3 प्रावधान समझ में आ गए। अब आरटीई की बात करें, यदि हम आरटीई में, मूल संविधान में या शिक्षा के अधिकार की बात करें, मूल संविधान में मूल अधिकार में कोई बात नहीं बोली गई थी, मूल कर्तव्य थे ही नहीं। बचा क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद क्या था? 45। और अनुच्छेद 45 में यह बात लिखी गई थी कि राज्य 10 वर्ष के भीतर, राज्य 10 वर्ष के भीतर 14 साल तक के बच्चों के लिए, 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने के उपबंधों की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। प्रयास करेगा, ये ध्यान रखना, करेगा नहीं लिखा हुआ है, ओके? प्रयास करेगा ये। तो पहली बात, मूल संविधान के अंदर शिक्षा के अधिकार की बात किस में कही गई है? नीति निदेशक तत्वों में। कौन से अनुच्छेद में? 45 में। क्या बोला है? कितने वर्ष के भीतर? 10 वर्ष के भीतर। कितने साल के बच्चों तक? 14 साल के बच्चों तक। और क्या करेगा राज्य? प्रयास करेगा। बोल दिया। तो संविधान के जो निर्माता थे उनको ये लगा था कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा और बहुत जल्द करेगा, 10 साल के भीतर करेगा। लेकिन राज्य ऐसा नहीं कर पाए। 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, राज्यों ने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो छोटे छोटे बीच बीच के अंदर कभी कभार समितियां आती थी, कुछ शिक्षा नीतियां आती थी। सबसे पहले एक नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत लंबे समय बाद, 36 साल बाद, संविधान के लागू होने के
36 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई और इसने भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही। इसने सिर्फ इतना कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 काम होने चाहिए। एक तो स्कूल में क्या होना चाहिए, उनका नामांकन, और नामांकन होने के बाद उन बच्चों का उस स्कूल में क्या होना चाहिए, ठहराव। 2 ही बातें बोली थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, कि बच्चों को हमें शिक्षा देनी है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए हर बच्चे का 14 साल तक के हर बच्चे का स्कूल में नामांकन होना चाहिए और उसके बाद में उसका ठहराव सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, इस शिक्षा नीति के, यह राजीव गांधी सरकार की शिक्षा नीति थी। इसके बाद में वीपी सिंह की सरकार आई, उन्होंने कहा कि क्या कचरा शिक्षा नीति बनाई है आपने, इसके अंदर सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होने के बजाय पतन हो रहा है, बच्चों में सामाजिक शिक्षा का विकास होने के बजाय ह्रास हो रहा है, हम ऐसी शिक्षा नीति की निंदा करते हैं। तो जब उन्होंने कहा ठीक शिक्षा नीति नहीं है, हम इसकी समीक्षा करवाएंगे, और समीक्षा के लिए एक समिति गठित की और उस समिति का नाम था राम मूर्ति समिति 1990। ठीक, इस समिति ने कहा कि शिक्षा नीति में तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया शिक्षा के अधिकार के लिए, जबकि इतनी बड़ी बात है और हमारा संविधान का अनुच्छेद 45 लगातार बोल रहा है। तो राम मूर्ति समिति ने पहली बार कहा कि शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाना चाहिए, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाना चाहिए। ये बात सबसे पहले किसने कही, राम मूर्ति समिति 1990 ने। उन्होंने कहा है कि हमें हर बच्चे को शिक्षा मिले, उसके लिए 4 प्रकार के प्रयास करने चाहिए। उसके लिए हमें बच्चों का स्कूल में क्या करना है, नामांकन, उसके बाद बच्चों का क्या करना है, ठहराव, उसके बाद स्कूल तक बच्चों की होनी चाहिए भौतिक पहुंच, स्कूल तक भौतिक पहुंच, फिजिकल एक्सेस टू स्कूल। और अंतिम बात इन्होंने बोली, इतना करने के बाद यदि हमने सही से शिक्षक वे अच्छे विद्यालय उपलब्ध नहीं कराए तो ये सब चीजें बेमानी होगी। शिक्षक व विद्यालय की उपलब्धता, 4 बातें बोली है राम मूर्ति समिति ने। समझ गए? सबसे पहले बच्चे का क्या कराना है, नामांकन, नामांकन कराने के बाद दूसरे दिन भाग जाएगा, उसका स्कूल में क्या होना चाहिए, ठहराव। नामांकन ठहराव तब कराओगे जब बच्चे के पहुंच में स्कूल होगी, तो बच्चे के फिजिकल एक्सेस में स्कूल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, भौतिक पहुंच। यदि आपने सब कुछ करा दिया और 200-300 बच्चों पर सिर्फ एक शिक्षक है तो क्या उनका कंट्रोल कर लेगा, क्या उनको पढ़ा पाएगा, नहीं। तो ये जो टीचर स्टूडेंट रेशियो आया, ये सब चीजें यहीं से मिलती मिलती बनी है। 2009 का जो एक्ट बना उससे पहले वो सारी चीजें आ चुकी थी। शिक्षक तथा विद्यालय की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक। यहां के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। 90 के दशक में बातें बड़ी बड़ी हुई, लेकिन हुआ फिर कुछ नहीं हुआ। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला उठा। 1992 की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बाल अधिकार घोषणा पत्र आया। बाल अधिकार घोषणा पत्र। इस बाल अधिकार घोषणा पत्र में यह कहा गया कि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित करने हैं। तो बाल अधिकार घोषणा पत्र में कहां से कहां तक की बात कही है, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक। और भारत इस बाल अधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना, 135वां। ठीक है, यहां जब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आई गई तो यहां पे भी हमारे भी लोग जागृत होने लगे कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो फिर एक मामला सामने आया। मैंने कहा ना कि मूल अधिकारों में कोई भी मूल अधिकार लेने के लिए कोर्ट में जा सकता है कि मुझे मिल नहीं रहा है, वाद योग्य है। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया और मामला था मोहिनी जैन। ये केस था मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद। कर्नाटक राज्यवाद। इस बात को समझना आराम से, यहां से प्लेटफॉर्म बनेगा हमारे आरटीई के लिए।
मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद क्या था? एक मोहिनी जैन एक छात्रा थी, मेडिकल की एक छात्रा थी, यूपी की थी, और उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया था कर्नाटक में, मेडिकल एग्जाम के अंदर एंट्रेंस के लिए। तो मेडिकल एग्जाम में दो प्रकार की सीटें थी कर्नाटक में, एक गवर्नमेंट कोटा एंड नॉन गवर्नमेंट कोटा। गवर्नमेंट कोटा में सिलेक्शन होता है तो 2,000 रुपये लगेंगे, नॉन गवर्नमेंट में होता है यदि कर्नाटक राज्य का यदि वो निवासी है तो 25,000 लगेंगे, यदि कर्नाटक राज्य का निवासी नहीं है तो 60,000 लगेंगे। तो ये जो 60,000 वाली बात है ये इसकी जची नहीं कि यूपी के हुए तो क्या हूं तो भारत की नागरिक, मैं भी 25,000 रुपये देके आराम से शिक्षा प्राप्त करती और अच्छे से जीवन जीती। इससे पहले एक मेनका गांधी का केस बड़ा चर्चित था। मेनका गांधी केस के अंदर जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत बहुत से अधिकार समाहित कर दिए गए थे। हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। यानी कि उस केस में यह हुआ था कि एक भारत का नागरिक यदि गरिमा में जीवन जीना चाहता है तो उसको बहुत से अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि मूल अधिकार ये बात कर रहा है कि जीने का अधिकार भारतीय नागरिकों को है। अनुच्छेद 21 में ये बात कह रखी है। तो अनुच्छेद 21 ये बात कहता है कि जीने का अधिकार यदि है तो हम यदि बेकार की जिंदगी जिएंगे तो वो जीवन थोड़ी है। मेनका गांधी केस के अंदर बहुत से डेवलपमेंट्स हुए, उसमें बहुत से ऐसे बिंदु आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के नागरिक को यदि गरिमा में जीवन जीना है तो उसके अंतर्गत ये अधिकार सम्मिलित होने चाहिए। इस मेनका गांधी केस की वजह से मोहिनी जैन के हौसले बढ़े। तो मोहिनी जैन ने कहा ठीक बात है, मैं भी अब आपके खिलाफ वाद करूंगी। इन्होंने कहा कि मैं एक भारत की नागरिक हूं और मैं अच्छी शिक्षा लेना चाहती हूं, गरिमा में जीवन जीना चाहती हूं, मेडिकल की शिक्षा लेके मैं अच्छा जीवन जीऊंगी। यहां पे कर्नाटक राज्य के मेडिकल कॉलेजेस ने कैपिटेशन शुल्क लगाकर मेरे इस अधिकार को छीनने का प्रयास किया है। कैपिटेशन शुल्क का मतलब जानते हैं आप? आरटी में आएगा आगे। ऐसा शुल्क जो निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त हो, एक्स्ट्रा हो। 25,000 रुपये निर्धारित है, वो ले लो, मैं भी देने के लिए तैयार हूं। आप 60,000 रुपये ले रहे हो बिना मतलब के, केवल इस एक क्लोज लगा के कि यहाँ के नागरिक, यहाँ के निवासी नहीं है। तो ये जब वाद गया वहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने देखा बात तो सही है, गरिमा में जीवन इनको भी मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में अपना निर्णय दिया कि भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा में जीवन जीने के अधिकारों में समाहित है। ठीक है, ये बड़ी बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद में सभी जो गवर्नमेंट्स हैं, सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स, क्योंकि बात कह दी है अब स्टेट्स का दायित्व बनता है, तो स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने बोला ठीक बात है, कैपिटेशन शुल्क कोई नहीं लेगा, ये डोनेशन वोनेशन सब लेना बंद कीजिएगा। मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू हुए तो पूरे भारत में मेडिकल कॉलेज में कोर्ट्स के खिलाफ आंदोलन हुए पहली बार इतने बड़े स्तर पे। सभी ने कहा ये क्या मतलब हुआ, हमारा तो खर्चा इसी से चलता है और हम एक प्राइवेट संस्था हैं, हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, यदि राज्य को देना है राज्य करें सुनिश्चित, हम क्यों करें। पूरे देश भर में आंदोलन चला इन मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा, और ये आंदोलन सभी स्टेट्स में जाते जाते आंध्र प्रदेश में भी पहुंचा, और आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था उन्नी कृष्णन। और एक वाद और आया उसके बाद में निकलकर, उन्नी कृष्णन कोर्ट में गया कि देखो हमारा ये दायित्व नहीं है कि हम इन सब की फीस भरें या फीस में हम रेगुलेशंस करें, इससे हमारी दिक्कतें हो जाएगी, राज्य का दायित्व है, राज्य निर्धारित करे। तो ये जो अभी अभी मोहिनी जैन में डेवलपमेंट हुआ था उसके खिलाफ कोर्ट में कौन पहुंच गया? अरे कौन पहुंच गया? उन्नी कृष्णन। और उन्नी कृष्णन कहां के खिलाफ पहुंचा? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में। वो सारे ये जब सब जगह लगाने लग गए, सभी जगह कैपिटेशन शुल्क के ऊपर प्रतिबंध लगाने लग गए, तो ये पहुंच गया, सामने पहुंच गया, बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी सुना। ये बात भी एक साल बाद 93 की है, ये बात 1992 की है। ठीक है, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सभी को शिक्षा का अधिकार तो नहीं दिया जा सकता अच्छे तरीके से, हर प्रकार की शिक्षा,
करना यह है राज्यों को कि 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और ये अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो सबसे पहले 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत समाहित किस केस के अंतर्गत हुआ था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। समझ गए यहां तक? जब इतना हो ही गया तो फिर एनडीए सरकार आई। एनडीए ने कहा जब मूल अधिकार बन ही गया है तो क्यों न हम इसको वाकई में मूल अधिकारों में ले लें। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मूल अधिकार है तो हम क्यों नहीं ले लेते। एनडीए सरकार ने एक समिति गठित की और समिति का नाम था तपस मजूमदार समिति। क्या नाम था? तपस मजूमदार समिति। 1999 में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति को पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो समिति ने कहा कि ये जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए हमें एक अलग से आर्टिकल 21A मूल अधिकारों के अंतर्गत समाहित करना चाहिए। तो 21A समाहित करना चाहिए। इसकी सबसे पहले सिफारिश करने वाली समिति कौन? तपस मजूमदार समिति। इस सिफारिश को लेके सरकार ने काम करना शुरू कर दिया और एनडीए सरकार ने ही एक बहुत बड़ा जजमेंट, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया वर्ष 2002 में। और ये क्या था? 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का 86वां संशोधन, शिक्षा के क्षेत्र का लैंडमार्क कहा जाता है जिसको। इस संशोधन में 3 प्रकार के संशोधन किए गए। कितने संशोधन थे इसमें टोटल? 3 प्रकार के संशोधन। पहला संशोधन किसमें था? मूल अधिकारों में। दूसरा संशोधन किसमें था? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। और तीसरा संशोधन किसमें था? अब देखो मूल कर्तव्य जुड़ चुका है पहले ही, मूल कर्तव्य में। तो क्या क्या किया? मूल अधिकार में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और आर्टिकल का नाम क्या था? 21A। इसको जोड़ा। राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो आर्टिकल 45 था उसको पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। जो पहले था उसके बजाय कुछ नई बातें लिख दी उसमें। और यहां पे पहले 10 मूल अधिकार थे 51A में, और यहां पे मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य यहां पे जोड़ दिया गया। 3 बातें की है 86वें संशोधन में। ठीक। 21A में क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि 6 से 14 साल की आयु वर्ग, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां आई थी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए उपबंध करेगा। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के उपबंध करेगा। अनिवार्य है ये बात अब। और ऐसा करने के लिए राज्य जैसा समझे वैसा अपने हिसाब से एक विधि के द्वारा उचित रीति का निर्माण करेगा और उसी रीति के एक विधि बनाएगा, एक एक्ट लेके आएगा। उसी के तहत एक्ट आया हमारा कौन सा? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। समझिए? ठीक है। यहां पे अनुच्छेद 45 में पहले बात कह रखी थी कि 10 साल के अंदर राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा। जब इन्होंने कह दिया कि राज्य ऐसा करेगा, तो प्रयास करेगा का कोई औचित्य है नहीं ना। तो इसको हटा दिया कि हमने तो मूल अधिकार में दे दिया, यहां रखने की कहां जरूरत है। तो यहां अब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, ध्यान रखना। नीति निदेशक तत्व में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के संबंध में कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन नया आ गया और वो क्या था? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको
हिंदी में बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, या केयर, देखभाल, अंग्रेजी नाम याद रखना आप, अर्ली चाइल्डहुड देखभाल व शिक्षा, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के उपबंध करने का प्रयास करेगा। राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा या देखभाल व शिक्षा के उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये ECCE बहुत आएगा आगे आपके। और इसी के तहत राज्यों ने ये जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम वगैरह चलाए हैं वो इसी के तहत राज्य अब करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 45 में ये चेंजेस कर दिया, वो पुराने वाला जो था उसको हटा के और एक नया अनुच्छेद वही है उसमें पूर्णतया परिवर्तन कर दिया। ओके, 11वां जो मूल कर्तव्य वो क्या जोड़ा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता तथा संरक्षक अपने प्रतिपाल्य या अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा है वो उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। ये उनको बोल दिया कि ये आपका कर्तव्य है। कोई भी माता पिता ऐसा ना हो कि बच्चों से घर पे काम करवाए। उनकी ये जिम्मेदारी है, एक इस देश के नागरिक होने के नाते ये उनका एक कर्तव्य है कि अपने हर बच्चे को 14 साल तक स्कूल भेजें। हम स्कूल की व्यवस्था करवाएंगे, आपका काम है बच्चे को स्कूल में भेजना। तो ये 3 बड़े संशोधन हो गए 86वें संशोधन में। समझ गए सभी? पूरा डेवलपमेंट समझ में आएगा वहां से लेके यहां तक। बताएं एक बार, पूरे रिवाइज करें दोबारा से। सबसे पहले मूल संविधान के अंदर बात कहां कही गई है? नीति निर्देशक तत्वों में। कहां है नीति निर्देशक तत्वों में? अनुच्छेद कौन सा? 45। कितने वर्ष के भीतर करना है? 10 वर्ष के। कितने साल के बच्चों तक? 14 साल के बच्चों तक। राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। ओके, उसके बाद में सबसे पहले आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसने कितनी बातें बोली है? 2। क्या क्या? नामांकन और ठहराव। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं। वीपी सिंह की सरकार आई, बोले शिक्षा नीति काम की नहीं है, नई समिति का गठन किया। समिति का नाम क्या था? राम मूर्ति समिति 1990। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया जाए? मूल अधिकार। क्या बना दिया जाए? मूल अधिकार। उन्होंने 4 बातें बोली थी कि बच्चों के लिए सबसे पहले नामांकन करना है, फिर ठहराव, फिर स्कूल तक भौतिक पहुंच, और फिर शिक्षक तथा विद्यालय की उपलब्धता। राम मूर्ति समिति के बाद अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट हुआ। यूएन की एक बाल अधिकार घोषणा पत्र आया। इस घोषणा पत्र में कहां से कहां तक? 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की बात कही गई। इसमें भारत कौन सा देश बना? 135वां। इसके बाद में एक केस आया, और केस का नाम क्या था? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद। मेडिकल की छात्रा ने यह बात किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सभी प्रकार की शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत है। इस केस के खिलाफ कौन गया? उन्नी कृष्णन। उन्नी कृष्णन केस में सबसे पहले कहा कि आर्टिकल 21 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद एनडीए की सरकार ने एक समिति गठित की। समिति का नाम क्या था? तपस मजूमदार। क्या नाम था? तपस मजूमदार। तपस मजूमदार समिति 1999 ने सबसे पहले यह कहा कि शिक्षा के अधिकार को 14 साल तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A बनाकर मूल अधिकारों में जोड़ देना चाहिए। तो फिर एनडीए सरकार आई, उन्होंने एक संशोधन किया। किस वर्ष में किया? 2002 में। संशोधन कौन सा था? 86वां। कितने संशोधन किए? 3। पहला संशोधन किसमें? मूल अधिकार में। आर्टिकल कौन सा जोड़ा? 21A। क्या बोला? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य उपबंध करेगा। उसके बाद में कौन सा संशोधन? नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45। पुरानी चीज को हटा दी, नई चीज जोड़ी। क्या बोले? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करना है? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और अंतिम क्या किया है? मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य जोड़ा है? 11वां। माता पिता और संरक्षकों का यह दायित्व है, यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 14 साल तक कम से कम स्कूल में भेजें।
ओके, लिखें अब, देखो। टाइम के बाद, ओके ओके, चलो लिखो सबसे पहले पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि देखो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लागू हुए भारत के मूल संविधान में नीति निर्देश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह उल्लेख किया गया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 10 वर्ष के भीतर राज्य सभी बच्चों को सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। प्रदान करने का प्रयास करेगा। सेकंड पॉइंट लिखो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सिफारिश की कि 14 वर्ष तक के बच्चों का 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन तथा ठहराव सुनिश्चित किया जाए। ठहराव सुनिश्चित किया जाए। आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। राममूर्ति समिति 1990 की रिपोर्ट में
1990 की रिपोर्ट में सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात की गई। शिक्षा के अधिकार की बात की गई। समिति ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश करते हुए निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करने की सिफारिश की। ये ऐसा ही बना लो जैसे 4 जो बातें हैं यहां मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या है? नामांकन। देखो, यदि आप डायग्रामेटिक वे में अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे, ग्राफिक प्रेजेंटेशन हो आपका, चार्ट्स का हो, तो उसमें क्या होता है कि पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनती है एक, और पिक्चर्स जो है वो हमेशा आसानी से याद होती है। ये साइकोलॉजिकल है। जैसे आपको इस बात का पता रहता है कि इस पेज में इस पृष्ठ के नीचे से तीसरी लाइन में ये बात लिखी हुई है। कभी कभार भूल जाते हो लिखी क्या है, लेकिन ये है वहां लिखी हुई। तो वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है। आप मूवीज देख के आते हैं, वो आपको लंबे समय तक याद रहती है, एक बार देखने के बाद भी। यदि आपने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अपना दिया, उसमें जब आपको तुरंत याद आ जाएगा, देखो उसमें यहाँ यूं बनाया था, सर ने भी ऐसे बनाया था, और वहां पे ये लिखा था, अपने आप निकल के शब्द आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो कोशिश करो अपना प्रेजेंटेशन जो है, टीचर्स यदि करवाएं नहीं करवाएं, खुद कोशिश करो। जगह छोड़ दो, प्रेजेंटेशन यहाँ मैं अच्छे से बनाऊंगा, इसको ऐसे ऐसे प्रेजेंट करूंगा, है ना। 4 क्या क्या है? नंबर 1 नामांकन, नंबर 2 ठहराव, पीछे वालों दिखाई दे रहा है ना, ठहराव। नंबर 3 स्कूल तक भौतिक पहुंच, फिजिकल एक्सेस टू स्कूल तक भौतिक पहुंच। और नंबर 4 शिक्षक व विद्यालय की उपलब्धता। शिक्षक व विद्यालय की उपलब्धता। नामांकन, ठहराव, स्कूल तक भौतिक पहुंच, शिक्षक व विद्यालय की उपलब्धता। अगला लिखो पॉइंट। तेज तो नहीं है ना ज्यादा? 1992 के संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार घोषणा पत्र में 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल अधिकार घोषणा पत्र में 6 से
18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए, सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए। इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 135वां राष्ट्र बना। 135वां राष्ट्र बना। अगला लिखो, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992। लिखो इसमें, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के शुल्क विवाद को लेकर आए इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सभी प्रकार की शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में समाहित माना। जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ। जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ में समाहित माना। ठीक है, अगला लिखो, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993। इसमें लिखो, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस वाद के तहत
बच्चों की चौदह वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को जीवन के अधिकार, गरिमा में जीवन के अधिकार, कोष्टक में कर लो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना। ठीक है, आगे लिखो अगला पॉइंट। तपस मजुमदार, तपस मजुमदार समिति 1999, तपस मजुमदार समिति 1999 ने चौदह वर्ष की आयु तक बच्चों के निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकारों में सम्मिलित करने की सिफारिश की। इन्होंने कहा कि 21 बनाओ और बनाने के बाद में मूल अधिकारों में सम्मिलित करो। है नहीं वो मेडिकल कॉलेजेस में तो बनी रही, उसके बाद खूब डोनेशन लिए, उसके बाद उन्होंने, लेते नहीं थे, अभी लेते हैं। कैपिटेशन शुल्क तो अभी भी मेडिकल कॉलेज वाले खूब लेते हैं। अपने यहाँ कैपिटेशन शुल्क नहीं है। एजुकेशन में 6 से 14 साल के बच्चों के एजुकेशन के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं ले सकते। शुल्क एक ही प्रकार की ली जाएगी। स्कूल में आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि इस चार्ज के अतिरिक्त चार्ज लेंगे, डोनेशन से आएगा, ये आएगा। पहले तो 2009 से पहले तो ऐसा होता था, उसके बाद में ये होना बंद हो गया। बड़ी बड़ी स्कूल्स के अंदर बड़ी मुश्किल से एडमिशन होते हैं। एडमिशन जब नहीं होते थे तो डोनेशन देते थे लोग कि हमारे बच्चों का कीजिए, खूब पैसे हमारे पास। अरे आपके पास पैसे क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार तो सबको है। इसलिए फिर ये लाया गया, कैपिटेशन शुल्क नहीं होगी, शिक्षा का अधिकार भारत के हर बच्चे को है। ठीक है, क्या लिखा, मजुमदार समिति लिख दी। अगला लिखो, अगला पॉइंट, अंतिम पॉइंट, 86वां संविधान संशोधन 2002। देखो इसमें, इस संशोधन के द्वारा बच्चों की शिक्षा को लेकर
संविधान में 3 मुख्य परिवर्तन किए गए। 3 मुख्य परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन लिखो, मूल अधिकार। और मूल अधिकार में क्या था? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अब इसमें क्या जोड़ा गया अनुच्छेद 21A में, वो लिखो। ये ध्यान रखना, ये जब बनाओ आप, मैं कल एक कॉपी देख रहा था, मुझे दो एक रजिस्टर, यदि आप उसी हिसाब से बनाना चाहो, कोई बना रहा है 3 भागों में? कौन बना रहा है? जैसे ये बना रहे हैं, ये जोड़ा गया, यहाँ तक आ गया। अब जब आपकी ये थोड़ी देर बाद यूं चलेगी, उसके बाद में ये यूं चलेगी, फिर मूल करते हुए गायब हो जाएंगे। तो ये पहले से ध्यान रखो कि भाई या तो पहले खींच लो लाइंस कि इसमें इतने में ये चलेगी लंबाई में, इतने में ये चलेगी, और इतने से काम चलेगा भी नहीं। इतनी जगह है तब तो एक एक करके लिख लो। जगह पूरी है तो कम से कम यहाँ तक जाएगा। ये आपकी ये होनी चाहिए खुद की ये क्षमता है। अपने नोट्स अच्छे तरीके से तैयार करना है आपको। नोट्स तैयार करते समय उसमें खूबसूरती रहनी चाहिए, सुंदरता रहनी चाहिए, और ये आपको पहले पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ तक जाएगी। तो यदि वैसे बनाओ तो ध्यान से बनाना, नहीं तो अपने लंबाई में लिख लो चाहे। पहला लिखो, मूल अधिकार अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसमें पहले ही ये भाग कर लेना ताकि सीमा क्रॉस ना करे। लिखो इसके अंदर 21A में क्या जोड़ा गया, लिखो। राज्य 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए, आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उपलब्ध कराने का उपबंध करेगा। करेगा शब्द आएगा इसमें, उपलब्ध कराने का उपबंध करेगा। नीचे एक लाइन और लिखो इसके, राज्य ऐसा उपबंध ऐसी रीति द्वारा करेगा, ऐसी रीति द्वारा करेगा जो विधि द्वारा बनाई गई हो। ऐसी रीति द्वारा करेगा जो विधि द्वारा बनाई गई हो। समझ गए? तो कौन सी रीति बनाई है विधि ने? अब यहां RT 2009 विधि द्वारा बनाई है ना। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा राज्यसभा लोकसभा सबसे पारित होते होते फिर RT बना है ना। नेक्स्ट लिखो, नीति निर्देशक तत्व में लिखो, नीति निर्देशक तत्व के नीचे लिखो अनुच्छेद 45 में परिवर्तन। यहां तो ये जोड़ा गया नया। सेकंड है नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें आर्टिकल 45 में परिवर्तन किया है, जोड़ा नहीं है, कुछ नया आर्टिकल नहीं जोड़ा है। जो पहले आर्टिकल 45 में बात लिखी थी उसको हटा दिया और नई बात उसमें लिख दी। यानी कि 45 वैसा का वैसा है,
लेकिन 45 का कंटेंट बदल गया है, समझ रहे हैं? लिखो इसमें, इसमें लिखा राज्य सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा, टिपिकल है ना ये नाम, इससे ये ठीक था। कॉस्ट्यूम में लिख लो ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कहीं कहीं अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हेतु देखरेख व शिक्षा हेतु, कोष्टक में ECCE लिख लेना, हेतु उपबंध करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। और अंतिम चीज है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में लिखो, मूल कर्तव्य क्या किया गया? 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। आपके हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का आधा भाग तो हो गया इसी में। मूल अधिकार मोटे मोटे समझ आ गए होंगे क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व तो समझ आ गए होंगे क्या होते हैं। मूल कर्तव्य बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो तो नहीं करोगे ना गलत। अब ये इतना ही पढ़ना, उनमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस छोटे छोटे उपबंध है वो पढ़ लेना। लिखो मूल कर्तव्य में लिखो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, इसमें लिखो क्या है? माता पिता या संरक्षक अपने बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए, या प्रतिपाल्य जिसको वो पाल रहा है, वो प्रतिपाल्य के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये उनका कर्तव्य है कि वो ऐसा करने का प्रयास नहीं करें, उनको करना ही है, उनका कर्तव्य है कि वो ऐसा करें। हमने उनको कहा है कि संविधान ने उनको बोला है कि भाई आपका भी ये कर्तव्य है, आप ऐसा करें। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में जब इतना हुआ तो फिर ये रीति जो इसने बोली है, इसके तहत मूल अधिकारों में एक रीति, एक विधि के द्वारा एक नियम लाया गया, और वो नियम कहलाया आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये RT 2009 है क्या? RT 2009 में क्या क्या धाराएं हैं, कैसे कैसे उसके अंदर प्रावधान है, क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार जो आज हमने पढ़ा एक मिनट में हम रिवाइज करेंगे। मूल संविधान में कौन सा अनुच्छेद था? 45। कितने वर्ष के भीतर? 10 वर्ष के। कितने साल के बच्चों तक? 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। फिर क्या आया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कितनी बातें? 2। कौन कौन सी? नामांकन, ठहराव। फिर राम मूर्ति समिति 1990, इन्होंने कहा शिक्षा का अधिकार क्या होना चाहिए? मूल अधिकार। कितनी बातें? 4। कौन कौन सी? नामांकन, ठहराव, स्कूल तक भौतिक पहुंच, शिक्षक व विद्यालय की उपलब्धता।
उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट क्या हुआ, यूएन बाल अधिकार घोषणा पत्र। इसमें कहां से कहां तक, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक। भारत कौन सा देश, 135वां। कौन सा केस, मोहिनी जैन केस में क्या हुआ, सभी प्रकार की शिक्षा को राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार में समाहित माना। इस केस के खिलाफ कौन सा केस आया, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। कब आया, 1993 में। इसमें क्या कहा, 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद कौन से में, 21 में। इतना होने के बाद एक समिति गठित की। समिति का नाम क्या, तापस मजूमदार समिति। इस समिति कब गठित हुई, 1999। क्या जोड़ने की बात कही, आर्टिकल 21A। और इसके बाद में एक संशोधन हुआ, वो संशोधन कौन सा था, 86वां। कब हुआ, 2002। मूल अधिकार में क्या जोड़ा, 21 से। नीति निर्देशक तत्व में क्या परिवर्तन हुआ, 45 में क्या किया गया, ECCE। और मूल कर्तव्य में क्या जोड़ा गया, 11वां कर्तव्य। वेरी गुड।